गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ इन टाउन एंड विलेजेस। ये चैप्टर आपके यूटी 4 में आना है, तो मैं इसका आपको रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 9 है ये हिस्ट्री का, लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस। ठीक है, तो सभी बच्चे खोल लेंगे पेज नंबर 83 चैप्टर 9। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। पीपल स्टार्टेड लिविंग ए सिटी लाइफ, द राइज ऑफ सिटी एंड अर्बन लाइफ इज अर्बनाइजेशन। ठीक है, जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें अर्बन एरिया अर्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे पहली बार लोगों को शहरों में रहने के जो साक्ष्य हैं, जो प्रूफ या सबूत हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा कल्टीवेट सिविलाइजेशन से। ठीक है, द सेकेंड टाइम द अर्बनाइजेशन टुक प्लेस इन इंडिया वॉज अबाउट 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, उसके बाद हमें मिलते हैं 6th सेंचुरी बीसी में, when once again towns and cities emerged in different part in India। उस टाइम पे भी कहीं कहीं सिटीज एमर्ज हो रहे थे, मतलब बन रहे थे। उसके बारे में हमें वहाँ से भी अर्बनाइजेशन के बारे में पता लगता है। ठीक है, Some of the main characteristics of the second urbanization of India are as follows। Second urbanization जो 6th BC के आसपास हमें मिला था, बना था, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, सेकंड सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, राइज ऑफ टाउन्स। आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड आर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन पाली एंड द संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, उसके बारे में कि अर्बनाइजेशन थी उस टाइम पे। हमें जो टेक्स्ट मिले हैं पाली और संस्कृत लिटरेचर में, जो बुद्धिस्ट के टाइम पे लिखी गई थी बुक्स, उनके बारे में हमें इससे सबूत मिलते हैं। फ्रॉम देम वी कम टू नो दैट मैनी ट्राइबिंग एंड प्रोस्पेरस टाउन्स लाइक, उस टाइम के जो टाउन्स थे वो कौन कौन से थे? कौशाम्बी, अयोध्या, राजगढ़, पाटलिपुत्र, वाराणसी, श्रावस्ती एक्साइटेड इन दिस एग्जिस्टेड इन दिस पीरियड। उस टाइम पे ये शहर थे, अर्बन एरियाज थे, जहाँ पे लोग शहरों में रहा करते थे। ठीक है, फ्लोरिशिंग विलेजेस। So many towns could not have existed without the support and the backup from the prosperous villages which produce surplus food grains to supply food to the growing number of town and city। बहुत सारे टाउन खड़े ही ना हो पाते अगर उनके पास विलेजेस का सपोर्ट ना होता या गांव का सपोर्ट ना होता, जो कि खाना पैदा करते थे और उन तक खाना पहुंचाते थे। क्योंकि शहरों में तो खेती नहीं होती, खेती होती थी गांव में, और जो लोग शहरों में रह रहे हैं खाने के लिए तो उन्हें भी चाहिए ना भाई, तो वो लोग गांव पे निर्भर करते थे खाने के लिए। गांव का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है शहरों को बनाने में। सरप्लस प्रोडक्शन वाज मेनली पॉसिबल ड्यू टू द यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। आयरन के यूज के बाद ही जो हमारी खेती में एक बदलाव आया है। जब तक लोहा नहीं था, आयरन नहीं था, लोग अच्छे से इतनी खेती नहीं कर पाते थे। बट लोहे की खोज होने के बाद खेती में काफी सरप्लस बढ़ा है, या काफी अच्छी मात्रा में खेती की जा रही है बड़े पैमाने पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड आयरन प्रोजेक्ट ब्रोट मोर लैंड इनटू कल्टीवेशंस। एक्सेस मतलब जो कुल्हाड़ी और जो लोहे की आरी होती है, उनसे काटने के बाद ही हम ज्यादा से ज्यादा लैंड को यूज कर पाए कल्टीवेशन के लिए या खेती करने के लिए। ठीक है, एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और उसी के कारण हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके बाद आता है अपार्ट फ्रॉम बेटर एंड स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ आयरन, एग्रीकल्चर also flourished due to the system of transplantation and improved method of irrigation by canals, well and artificial lake। पहले क्या होता था कि पानी के लिए सब बारिश पे डिपेंड करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ी तो कुएं से हम पानी ले सकते थे। फिर हमने लेक्स बनाई, आर्टिफिशियल मैन मेड जो लेक्स होती हैं, ताकि नदी का पानी हम अपने खेतों तक पहुंचा सकें। ठीक है, उस चीज़ों से भी धीरे धीरे हमें बहुत फायदा मिला गाँव में खेती करने में। ठीक है,
इट वॉज ओपन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग टू बिल्ड ए कैनल एंड द टैंक्स। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? राजा की थी। वहाँ के जो उस टाउन का राजा था उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो एग्रीकल्चर्स के लिए पानी की कैनल्स बनवाए या कुएं वगैरह वो जो भी बनवा रहा है ताकि खेती करने में आसानी हो लोगों को, वो कंप्लीटली बारिश के ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक है। इन रिटर्न में उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था किंग को। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर दिस पीरियड इज रिंग बेल विच मेड ऑफ सेवरल हंड्रेड सिमेरिक रिंग प्लेस्ड वन ओवर अनदर। सबसे बड़ी जो ये नीचे दिया हुआ ना रिंग बेल, इसमें लोग क्या करते थे, एक के ऊपर एक रिंग्स रख देते थे सीमेंट उसके बना के और उसमें पानी इकट्ठा करते थे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली रिंग बेल्स वर यूज्ड एज टॉयलेट्स और ड्रेन एंड गार्बेज डंप्स। उस टाइम पे जो रिंग बेल्स थे वो टॉयलेट के यूज में भी आते थे, मतलब टॉयलेट के लिए भी और गार्बेज डंप करने के लिए भी ये काम आते थे उस टाइम में। ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस इन विलेज सोसाइटी। विलेज सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे उस टाइम पे। ठीक है। With the introduction of new technology, there was an increase in agriculture production, but it also created difference in the village society. ठीक है। differences in the village society. इंट्रोडक्शन होने के बाद न्यू टेक्नोलॉजीज का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा था, बट उसने एक डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया था विलेज सोसाइटीज में। स्टोरीज टू दैट पीरियड स्पेशली फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अस that in the village there lived rich landlord, small peasants and agriculture labor. उस टाइम पे अमीर लैंडलॉर्ड्स होते थे जो जमींदार थे वो रहते थे, छोटे किसान रहते थे और मजदूर रहते थे जो खेती में हेल्प करते थे उनकी। फ्रॉम द तमिल लिटरेचर ऑफ संगम टेक्स्ट वी केम टू नो दैट इन द Tamil regions, different category of people lived in the village. Large landlords of dwellers, uzavar farmers, और आदिमाई प्रादिशिया slaves and landless laborers. Landless laborers का मतलब है जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो बस मजदूर हैं, खेती करते हैं वो जमींदारों के यहाँ। ठीक है। The Buddhist text mention that the existence of independent farmers cultivation their own plots of land in North India। ठीक है। नॉर्थ इंडिया में भी इंडिपेंडेंट फार्मर थे, वो करते थे। हाँ जी। The Buddhist texts also mention the existence of independent farmer cultivation their own plots of land in northern India। नॉर्दर्न इंडिया में उनके अपने लैंड्स थे, बड़े बड़े लैंड स्लोट होते थे उस टाइम पे। ठीक है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ओके बच्चों। हाँ जी। तो अब हम आ जाते हैं। ठीक है। The Buddhist text also mention the overflow of land in northern India. They were called Grahapati and Karipatis. Then each village also had the artisan and the craftsmen like potters. इसमें सब विलेजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है। उस टाइम के विलेजेस इतने भी पिछड़े हुए नहीं थे, वहाँ पे सारी चीज़ होती थी। ठीक है। ही वॉज नॉर्दर्न इंडिया में जो मैंने आपको बताया ना कि इंडिपेंडेंट होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे। ही जनरली एम्प्लॉयड लैंडलेस लेबर टू स्लेव कल्टीवेशन हिज लैंड। वो क्या है, वो लोग
जो लैंडलेस लेबर्स होती थी, ये सेकंड पैरा है पेज नंबर 84 पे, ऊपर से सेकंड पैरा राइट हैंड साइड पे, ठीक है, जहाँ लिखा है इन नॉर्दर्न इंडिया, वहां से ही जनरली एम्प्लॉयड लैंडलेस लेबर और slaves to cultivate his land. He was a powerful figure in the village and often helped the king in tax collection. वो एक पावरफुल फिगर होते थे, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो बड़े जमींदार होते थे, वही टैक्स कलेक्ट करके टैक्स कलेक्ट करने में राजा की हेल्प करते थे, ठीक है। और अपने यहाँ लेबर से भी रखते थे वो लोग, एग्रीकल्चर बेस्ड पे जो मजदूरी करते थे उनके यहाँ पे, ठीक है। उसमें बुद्धिस्ट में जो टेक्स्ट मिले थे उनके बारे में बताया गया है। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट फार्मर कल्टिवेटिंग देयर ओन प्लॉट्स ऑफ लैंड इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। दे वर कॉल्ड गहापतीज एंड गृहपतीज। दे वर लैंडलेस लेबर्स और दासाज क्रमाकारा who did not own any land and survived by working on the land of others. दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहते थे ये लोग, जो कि लेबर्स होते थे, लैंडलेस, उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। बेसिकली वो उनके यहाँ पे जॉब करते थे, बड़े बड़े जो जमींदार थे उनके यहाँ पे वो लोग जॉब करते थे, ठीक है। ईच विलेज ऑल्सो हैड द आर्टिशियन एंड क्राफ्टमैन। हर एक विलेज में उसके आर्टिस्ट होते थे, क्राफ्टमैन होते थे, ब्लैक स्मिथ्स होते थे, कारपेंटर्स होते थे, वीवर्स होते थे। The special and distinctive kind of pottery produced by the potters in this period were northern black polished ware, ठीक है। जो ये रखा है ना नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, ये पॉलिश्ड वर्क करके है, ये काफी फेमस था उस टाइम पे, ठीक है। एक टाइप का पोट होता था। दिस पोट्री वाज ए वेरी ग्लोसी एंड शाइनी टाइप ऑफ पोट्री विच वॉज ब्लैक इन कलर। ये काफ़ी शाइनी होती थी और काफ़ी फेमस थी उस टाइम पे, और इसका काला रंग होता था, ब्लैक, ठीक है। इट हैज बीन फाउंड इन नॉर्थ इंडिया एंड हैज इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बिलीव्ड टू बी मेनली यूज्ड बाय द रिच अपर क्लास। ये नॉर्दर्न इंडिया से मिला था जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये बिलीव किया गया कि ये जो है वो रिच या अपर क्लास के लोगों के द्वारा ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसके बाद आते हैं राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। द न्यू सिटीज दैट एरोज इन इंडिया अराउंड 6th century BC वर सपोर्टेड बाय किंग्स एंड ट्रेडर्स। मैनी ऑफ दीज वर कैपिटल ऑफ महाजनपद्स सच एज पाटलिपुत्र, उज्जैन एंड शाहपुर। इनमें से कुछ टाउन्स के नाम दिए गए हैं जहाँ पे ट्रेडर्स रहते थे और किंग्स ने जिन्हें सपोर्ट किया था, वो टाउन्स और सिटीज के रूप में उभर के आ रहे थे। उनमें से कुछ है महाजनपद कहा जाता था उन्हें, या उनकी कैपिटल जो थी उन्हें वो कहा जाता था, जैसे कि पाटलिपुत्र हो गई, उज्जैन हो गया और श्रावस्ती हो गया, ठीक है। कैपिटल सिटी ऑफ पांड्याज रूलर ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में पांड्या थे उनकी कैपिटल थी मदुरई। एंड इट वॉज नॉट ओनली ए पोलिटिकल इम्पोर्टेंट बट ऑल्सो कमर्शियल सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ बीइंग फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल। वो सिर्फ इनकी राजधानी ही नहीं थी, उस वजह से ही वो फेमस नहीं थी, वो कमर्शियली पर्पज से भी फेमस थी, मतलब वहाँ का व्यापार काफ़ी फेमस था, क्योंकि वहाँ के जो कॉटन टेक्सटाइल थे, जो कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन का जो कपड़ा होता था वो काफ़ी फेमस था वहाँ का, ठीक है। Some cities were important because they were thriving port towns, like कुछ पोर्ट टाउन थे, कुछ सिटीज उसमें इसलिए फेमस हुए। अरिकमेलू इन पोंडिचेरी, कावेरी पातिनम इन तमिलनाडु एंड बारूच इन गुजरात, ये पोर्ट टाउन थे। क्योंकि पोर्ट टाउन का मतलब होता है जहाँ के पास में समुद्र, मतलब जिसका किनारा समुद्र से लगा होता है, या जहाँ पे आप अपने शिप पार्क कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें पोर्ट टाउन करेंगे, जहाँ से व्यापार हो सकता है समुद्र के द्वारा। There were towns which became important because they were strategically located on important trade routes. कुछ टाउन्स इसलिए डेवलप हुए क्योंकि वो ट्रेड रूट के रास्ते में पड़ते थे, ठीक है, जो व्यापारिक रास्ता होता था, जैसे कि मथुरा उत्तर प्रदेश में, अमरावती
नागरजुकोंडा इन आंध्र रीजन, ठीक है, आंध्र प्रदेश के आसपास ये दोनों पड़ते हैं। ये रास्ते में पड़ते थे ट्रेडिंग के मतलब जहाँ जिस रास्ते से व्यापार होता था, इसलिए टाउन से डिवेलप हुए, ठीक है, सिटीज के रूप में। अब आती है जी अर्बन पॉपुलेशन। फ्रॉम द लिटरेरी सोर्स एंड इंस्क्रिप्शन वी केम टू नो दैट द किंग एंड द रूलिंग class lived in cities. The fine arts and dishes found in cities might have been used by these rich people who lived in these cities. लिटरेसी सोर्सेज से हमें पता लगता है, जो इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं, जो लिखे हुए सबूत मिले हैं उस टाइम के राजाओं के बारे में, कि जो राजा थे और जो अपर क्लास के लोग होते थे वो सिटीज में रहते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो बाउल्स मिले हैं, जो डिशेज मिली है सिटीज में, मतलब जो क्रोकरी मिली है उस टाइम की, बर्तन वगैरह, तो वो ऐसे ही लगते थे जैसे कि अमीर लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं, ठीक है। मैनी ऑर्नामेंट्स फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेशन वर मेड ऑफ गोल्ड। उस टाइम के जो ज्वेलरी होती थी, जो ऑर्नामेंट्स होते थे जो पहने जाते हैं, वो मिले हैं सिटीज से, जैसे जो गोल्ड के थे या सिल्वर के या कॉपर, ब्रोंज, आइवरी, glass shell and terracotta. They also indicate that rich prosperous class of people lived here. upper class भी या rich class भी cities में ही रहते थे, ठीक है। इसके बाद आता है from the inscription and the literary source we came to know that artisan and craftsmen like weavers, carpenters, potters, goldsmith, blacksmith and professionals like teachers, officials also lived these cities. इन्हीं सिटीज में जो बुनकर होते थे, जो आर्टिशियन होते थे, जो टीचर्स होते थे या कुछ भी करते थे, वो लोग भी इन शहरों में ही रहते थे, ठीक है। Another very important section of urban population were the merchants and the traders engaged in the wide variety of trading activities, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी है कि अर्बन पॉपुलेशन जो थी वो किन से थी, वो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो भी उसी में एंगेज होते थे, मतलब जो व्यापार करते हैं लोग वो भी, ठीक है। अब आते हैं जी गिल्ड्स एंड शेरिंग्स। A very important features of these towns and cities was the many craftsmen and merchants formed association called श्रेणीज, ठीक है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि जो मर्चेंट्स थे या जो क्राफ्टमैन थे सिटीज में जो रहते थे, उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म की थी जिसका नाम था शेरेनिस। द शेरेनिस और द गिल्ड गाइड्स हेल्प द क्राफ्टमैन बाई प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर देम। ये क्राफ्टमैन की मदद करती थी, ये एसोसिएशन उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी ताकि वो अच्छी चीजें बना सके, ठीक है। Sometimes they gave them training and helped them by selling their products. Sharing or guild of merchant organized the trade. The guilds also helped by giving loan to the craftsmen or the merchants. मर्चेंट को लोन भी प्रोवाइड करते थे, ये लोग क्राफ्टमैन्स को लोन भी देते थे। कौन देते थे लोन्स जी? जो एसोसिएशन बनाई गई थी, जो गाइड्स थे उन्होंने, ठीक है। द श्रेणीज एंड और गाइड्स वर अ ग्रेट सोर्स ऑफ सपोर्ट टू द क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट हु केम टू द सिटी। ये बहुत ही बड़ी सोर्स थे उन लोगों के लिए जो क्राफ्टमैन थे या फिर जो मर्चेंट्स थे, जो शहर में आते थे व्यापार करने के लिए, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रॉम द 6th century BC, traders used land and river route and went from one place to another buying and selling their products. There were several kinds of traders, including peddler who traveled on foot and merchant who traveled in caravans. There were more advocate traders also, adventurous trader also who sailed to distant land. ये 6th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया था
जो ट्रेडर्स थे वो यूज़ करते थे, या तो वो रिवर रूट को यूज़ करते थे या फिर वो सड़क को यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ताकि वो लोग अपने व्यापार को बढ़ा सकें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। ठीक है, ट्रेडर्स कुछ काइंड्स के होते थे। पैडलर्स होते थे, वुड ट्रैवलर और फुट। जो पैडलर्स होते थे वो पैदल ही अपना सफ़र तय करते थे, और जो मर्चेंट्स होते थे, मतलब जो बड़े होते थे थोड़े से व्यापारी, वो लोग कैनवासेस का यूज़ करते थे। ठीक है, अब आते हैं कोइंस। उस टाइम पे कोइंस कैसे चलते थे। ट्रेड प्रोग्रेस इन द पीरियड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कोइन। These coins were called punch-mark coin because the design were punched on the coin made of silver or copper। उनका नाम पंच-मार्क कॉइन क्यों रखा गया था? क्योंकि उन पे एक पंच डिजाइन बनाया गया था। ठीक है, पंच किया गया था उनको डिजाइन में। वो सिल्वर और कॉपर के होते थे सिक्के उस टाइम पे। ठीक है, ओके जी। ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर इसमें किसी को भी कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ लेना। इसके क्वेश्चन आंसर, फिल द ब्लैंक, सब चीज़ याद करनी है आपको। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके यूटी बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अपनी अच्छे से तैयारी करें। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ ले। लाइक इन टाउन्स एंड विलेजेस, ये आपको पता लग गया होगा। ठीक है, टाउन्स में कैसे लोग रहते थे, विलेजेस में कैसे लोग रहते थे। टाउन्स में अमीर लोग रहते थे, राजा वगैरह रहते थे। ठीक है, और गांव में फार्मर्स वगैरह रहते थे, गरीब थोड़े छोटे तबके के रहते थे। बट नॉर्दर्न में जो है वो बड़े तबके के लोग भी रहते थे, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स के बारे में बताया मैंने आपको। उनके अंदर पीजेंट्स काम करते थे, लेबर्स काम करते थे, उन सब के बारे में इसमें से आपको पता लगा है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझसे बेफिक्र होकर पूछ लेना। अपना नाम और क्वेश्चन, और जो भी समझ में ना आया हो मुझे फ़ोन भी कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, या मैसेज ही करना। सुनो, फ़ोन मत करना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना अपना नाम और क्लास लिख के, और अपना जो आपका क्वेश्चन होगा वो लिख के। ठीक है बेटा, इस चैप्टर का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर से सभी बच्चे याद करेंगे बहुत अच्छे से। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि तुम लोगों का एक भी नंबर कट हो। ओके, तो आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।